नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मेरा आग्रह होगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करें ही, कमेंट भी देना न भूलें। तो आज बात 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही जोड़ तोड़ की। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, तो विपक्ष भी एका के बूते भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। एका प्रयासों के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बिहार की राजधानी पटना में विगत 23 जून को देश भर के 15 प्रमुख विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक की फिलहाल सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बैठक में मौजूद दलों के नेताओं ने विपक्षी एकता का इतना प्रोपेगेंडा नहीं किया जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस विपक्षी एकजुटता के प्रयासों पर सामूहिक रूप से हमला किया। इस बैठक में जहां राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, शरद पवार, MK स्टालिन, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, डी राजा एवं दीपांकर भट्टाचार्य जैसे विभिन्न विपक्षी दलों के नेता एक ही मंच पर एक साथ नजर आए। वहीं KCR, नवीन पटनायक, मायावती, जगमोहन रेड्डी एवं कुमार स्वामी की अनुपस्थिति की चर्चा भी खास तौर से हुई। जगमोहन रेड्डी एवं कुमार स्वामी की अलग अलग अपनी मजबूरियां हैं, खैर इस पर चर्चा बाद में। तो विपक्षी एकता की पहली बैठक गैर कांग्रेस शासित राज्य बिहार में होने के बाद अगली बैठक पहले कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आहूत की गई थी, लेकिन परिस्थितिजन्य व्यवस्थाओं के कारण बैठक टल गई। बाद में विपक्षी दलों की मीटिंग के लिए कांग्रेस ने नेताओं को चिट्ठी भेजी है। अब यह बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ साझा रणनीति बनाने के लिए 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में 24 पार्टियां शामिल हो सकती है। कांग्रेस ने केरल की छोटी पार्टियां जैसे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस जोसेफ गुट, केरल कांग्रेस मनी गुट, RSP, तमिलनाडु की छोटी पार्टियां जैसे MDMK, KDMK, DCK और बंगाल की फॉरवर्ड ब्लॉक को भी आमंत्रित किया है। इसमें कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी भी भाग लेंगी। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने कहा है कि लगभग सभी दलों ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इशारा करते हुए नासिर हुसैन ने माना कि कुछ दलों के प्रदेश स्तर पर अपने मुद्दे हैं जिससे अड़चन आ रही है। सवाल यह है कि विपक्षी दलों के नेताओं की इस भाजपा विरोधी एकजुटता के कोई ठोस परिणाम भी सामने आने वाले हैं या नहीं। जो नेता इन बैठकों में हाथ और गले मिलाते दिखाई दिए हैं, वे अपने दिल भी मिला सकेंगे या नहीं। दरअसल देश की वर्तमान राजनीति लगभग दो ध्रुवीय हो चुकी है। एक तरफ जहां दक्षिणपंथी हिंदूवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी अपने पैतृक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षण में कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एवं उसके साथ भी अनेक क्षेत्रीय दल हैं जो स्वयं को धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के पैरोकार बता रहे हैं। तो यह और बात है कि कांग्रेस के अतिरिक्त स्वयं को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले अधिकांश क्षेत्रीय दल कभी न कभी भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार का हिस्सा भी रह चुके हैं। एक वास्तविकता यह भी है कि स्वतंत्रता के बाद केंद्र के साथ ही देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, परंतु समय बीतने के साथ साथ जहां एक तरफ कांग्रेस किसी न किसी कारणवश देश के कई राज्यों में कमज़ोर होती गई, वहीं उनकी जगह अनेक क्षेत्रीय दल पनपते गए। यहाँ तक कि दक्षिण भारत जो कि कांग्रेस का गढ़ समझा जाता था, वहाँ भी कई राज्यों के क्षेत्रीय दलों ने अपनी काफ़ी मजबूत स्थिति कर ली। समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाजवादी पार्टी
सहित कई ऐसे दल हैं जिन्हें इस बात का खतरा है कि कांग्रेस के विरोध में खड़ी की गई उनकी पार्टी के विस्तार की स्थिति में कमज़ोर हो सकती है। यदि दलित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वोट फिर कांग्रेस की ओर वापस जाता है, जैसा कि कर्नाटक के चुनाव से संकेत मिले भी हैं, तो भी इन क्षेत्रीय दलों के वजूद के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। क्षेत्रीय दलों का यह भी भय है कि कांग्रेस के नेतृत्व में किसी विपक्षी गठबंधन को पचा पाने में हिचकिचा रही है और विपक्षी एकता के पाले में खड़ी क्षेत्रीय दलों की यही हिचकिचाहट किसी न किसी बहाने के रूप में सामने आ रही है। वहीं विपक्षी एकता के खेमे में न आने वाले कई ऐसे नेता भी हैं जिन्हें अपने ऊपर होने वाली संभावित ईडी, सीबीआई अथवा इनकम टैक्स की कार्रवाई का भय भी सता रहा है। इसलिए कांग्रेस जहां यूपीए के विस्तार पर जोर दे रही है, वहीं ममता बनर्जी बंगाल में वामपंथी दलों के साथ समझौते के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आज तृणमूल कांग्रेस के वोट वही हैं जो कल तक कांग्रेस एवं वामपंथी दलों को मिला करते थे। इसके बावजूद 23 जून को पटना में पत्रकारों को दिया गया ममता बनर्जी का यह बयान काफ़ी सकारात्मक संदेश देने वाला रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 3 बातों पर सहमत हुए हैं। पहला ये कि हम एक हैं, दूसरा हम एक होकर लड़ेंगे और तीसरा यह कि हम सब भाजपा के एजेंडे का एक होकर विरोध करेंगे। इसी तरह समाजवादी पार्टी भी इसी दूरदर्शिता के चलते उत्तर प्रदेश में गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को देने के बजाय स्वयं करना चाहती है। वह भी जानती है कि आज उसके वोट बैंक वही हैं जो कल तक कांग्रेस का हुआ करता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं पीडीपी विपक्षी एकता वाले गठबंधन से कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली की आस लगाए बैठी है, तो आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की निर्वाचित सरकार के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एक अध्यादेश द्वारा समाप्त किए जाने पर विपक्षी दलों का साथ चाह रही है। हालांकि पटना में कांग्रेस ने यह भी कहा कि वह राज्यसभा में बिल लाने पर इसका विरोध करेंगे। सीपीआई-एमएल के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने भी कहा कि दिल्ली के अध्यादेश के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को निश्चिंत रहना चाहिए और केजरीवाल के मन में दिल्ली के अध्यादेश को लेकर यदि कोई संदेह है तो यह भ्रामक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी द्वारा विपक्षी एकता के लिए ब्लैकमेलिंग जैसा रूट अपनाना न्याय संगत नहीं लगता। उधर दशकों तक भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना भाजपा की कथित साजिश से तोड़ी गई अपनी पार्टी के वजूद को बचाए रखने के लिए विपक्षी एकता के खेमे में शामिल है, परंतु उसका सावरकर प्रेम और कोर हिंदुत्व का समर्थन जैसे मुद्दे शिवसेना उद्धव गुट को विपक्षी एकता के खेमे में आगे चलकर कितना सहज रख सकेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। विपक्षी एकता के प्रयासों के बीच समान नागरिक संहिता मुद्दे पर आप और शिवसेना द्वारा लिया जाने वाला स्टैंड भी विपक्षी एकता को असहज करने वाला है। इसी बीच शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट से उपजे हालात हैं। देखना होगा कि विपक्षी एकता कैसे आकार लेती है और भाजपा को किस हद तक चुनौती पेश कर पाती है। तो आज इतना ही, नमस्कार।